जो होना है वो तो होना ही होना है। तो सबसे बड़ा है एक्शन। ये जो एस्ट्रोलॉजी था ये आपको एक पाथ दिखाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सबकी बात। और पिछली बार मेरे साथ मेहर थी और हमने भगवान को लेकर कुछ सवाल थे उनके मन में, उसके जवाब दिए थे और ये कहा था कि अगले एपिसोड में हम कुछ और सवालों के जवाब देंगे। तो आज मेहर के और मेरे दोनों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं कैलाश ठाकुर जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो कैलाश ठाकुर जी की मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। ये मेरे मित्र भी हैं और ये यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी में बड़ी ऊंची पोजीशन से इन्होंने जॉब छोड़ी। उसके बाद ये देश को, समाज को बदलने की जो एक मुहिम है उस पर लगे हुए हैं। ये कैसा काम कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ेगा और जो फूड वेस्ट हमारा निकलता है घरों से उसकी मैनेजमेंट के लिए ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत सारी स्टेट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और बचपन से ही इनका जो इंटरेस्ट था वो एस्ट्रोलॉजी में भी था, लेकिन इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को अपना कभी भी करियर नहीं बनाया, प्रोफेशन नहीं बनाया। अब एस्ट्रोलॉजी के बारे में इनकी बहुत सारी प्रोडिक्शंस मैंने भी देखी हैं जो बहुत सटीक थी। तो आज हम इनसे जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि उनका प्रोफेशन होता है तो डेफिनेटली वो अच्छी बातें ही करते हैं, लेकिन एक न्यूट्रल बात करने के लिए कैसा बंदा चाहिए होता है जिसका वो प्रोफेशन ना हो पर उसको नॉलेज पूरी हो। तो इसीलिए हमने इनको चूज़ किया। आने वाले जो एपिसोड्स होंगे उसमें हम पर जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स होंगे उनको भी इनवाइट करेंगे, लेकिन आज हम एक न्यूट्रल बात करना चाहते हैं। एक नौजवान बच्चे के मन में जो सवाल आते हैं वो अगर एक प्रोफेशनल ज्योतिषी के पास जाएगा तो वो एक डिफरेंट तरीके से गाइड करेंगे, लेकिन अगर पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर जो बाय प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर नहीं है वो बेटर गाइड करेगा। तो इसीलिए आज हमने कैलाश जी को इनवाइट किया है। और मेहर, आपका जो पहला सवाल था एस्ट्रोलॉजी को लेकर वो क्या था आपके मन में चल रहा? सर, मैंने सबसे पहले तो आपसे ये पूछना है कि क्या आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू किसी की डेथ प्रिडिक्ट कर सकते हो? करेक्ट, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में दो पार्ट होता है, एक गणित और एक होता है फलित। गणित जो होता है यानी कि मैथमेटिक्स, अभी जितने भी आपको एस्ट्रोलॉजर दिखेंगे मार्केट में उनको उसकी मैथमेटिक्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। 99% जो एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं वो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, वो मोबाइल खोलेंगे, एस्ट्रो ऐप खोलेंगे, उसमें डेट डालेंगे और वो सामने आ जाएगा और आपको बता देंगे। क्या उनको खुद से उसकी मैथमेटिक्स गणना करनी आती है? 99.99% नहीं। दूसरी बात आती है फलित की, जो जिससे हम ये कहते हैं कि क्या होगा। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि क्या हम डेथ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो हाँ, अगर रियली उस बंदे को ज्ञान है। जैसे मैं बात करूं सूर्य सिद्धांत की, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सूर्य सिद्धांत यानी कि सन थ्योरी नाम की एक किताब है जो बताती है हमें कि सन का मूवमेंट किस तरह से होता है, कैसे क्या होता है, बाकी ग्रहों का चाल क्या होता है, कब कौन सा ग्रह कितने देर में एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। जिसको ये सही मायने में ज्ञान होगा और वो सही तरीके से प्रेडिक्ट करना वाकई जानता होगा तो यस, वो बता सकता है कि कब किसकी मृत्यु होगी और कौन मरेगा या कौन नहीं मरेगा। एक बात, किसी आदमी की जब हम मृत्यु की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक आदमी की बात करता हूँ जिसके पत्नी भी हैं, जिसके बच्चे भी हैं, जिसके माँ बाप भी हैं, पूरा परिवार है। ऐसे लोगों के अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कब ये मरेगा तो सिर्फ उसके अपने पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे एक लड़का है, उसकी शादी हो चुकी है तो उसकी पत्नी के भी, अगर पत्नी के उसमें है कि नहीं इसके पति तो बहुत दिन तक जिएंगे, लेकिन उसमें लिखा है कि नहीं ये नहीं जिएगा। एक बात, उसके बच्चे में दिख रहा है कि उसके पिताजी बहुत जिएंगे, उसके बेटी की दिख रहा है कि पिताजी बहुत जिएंगे, तो क्या होगा, मरणासन्न अवस्था से वापस आकर के वो जिएगा। तो इसीलिए ये बहुत आसान नहीं है। ठीक है, इसका जवाब दिया जा सकता है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर ने दिया है और वो सच हुआ है। आप कहेंगे कि ये फिर लोग कहते क्यों नहीं है, ये एक एथिकल पॉइंट हो जाता है। किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, उसको पता है कि ये आदमी चंद दिनों का मेहमान है,
फिर भी उसको ये डॉक्टर नहीं कहता कि फलाने दिन आप मर जाएंगे। रीज़न क्या है, ये एक एथिकल क्वेश्चन बनता है। इसीलिए कोई एस्ट्रोलॉजर आपको इसका जवाब नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक है कि क्या वो इसका हल निकाल सकता है, तो यस, वो 100% निकाल सकता है। क्योंकि हमारे कुछ घर होते हैं, जैसे जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, तो उसमें पहला घर, 8वां घर, ये 2 घर जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिससे कि निकाला जा सकता है कि इसकी आयु कितनी होगी और ये कब मरेगा। तो ये निकाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सर, ये ऐसा सच में होता है? जैसे मैंने देखा है कि किसी की शादी हो जाती है तो उसके बाद करियर एकदम पीक पे चला जाता है, या जब बेबी बॉर्न होता है उनका तो बहुत सक्सेस मिलती है लाइफ में। तो एक्चुअली इट डिपेंड्स आपके फैमिली मेंबर्स की कुंडली, आपकी बिल्कुल कुंडली के ऊपर। बिल्कुल। अब क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी हुई और उस घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो एक ऐसा तकदीर लेकर के पैदा आया कि उसको लगता है तो ये तो राजा बनेगा। भाई राजा तो बच्चा तुरंत नहीं बन जाएगा, कम से कम 12-13 साल तो चाहिए। अकबर भी जब गद्दी संभाला था तो 13 वर्ष की उम्र थी। अकबर राजा का बेटा था लेकिन गद्दी संभाला 13 वर्ष की अवस्था में। तो पहले दिन तो नहीं हो, चूँकि उसके बाप राजा था तो राजे वाले गुण तो उसमें आया ही। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कृष्ण के बारे में आप जानते होंगे। कृष्ण का जन्म कहाँ पे हुआ? काल कोठरी में हुआ, सबको पता है। काल कोठरी में जन्म हुआ, लेकिन वो तो कृष्ण थे, उनको तो सारी सुख सुविधाएं थी, वो तो भगवान के अवतार थे। तो क्या उनके लिए वो दरवाज़ा खुला कि नहीं खुला? आपने टीवी में देखा होगा कि भाई वो सारे दरवाजे खुलते गए, वासुदेव जी उनको ले करके, और वो गए और नदी भी जो उफन रही थी वो नीचे हो गई और उनको जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिए। ये क्या दिखाता है कि अगर उसके भाग्य में लिखा है तो सारी चीज़ें शांत होकर के आगे निकल जाएगा। तो ये कई सारे चीज़ फैक्टर करता है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है। कोई आदमी कहता है कि मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा, तो वो प्रेडिक्ट अगर एक एंगल से करता है तो उसका कभी सफल नहीं होगा, उसको कई एंगल से देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी में निकल के आया, आपने क्वेश्चन पूछा कि मेरे मुट्ठी में क्या है। किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछा कि आप तो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तब तो आप ये बता सकते हैं कि मेरे मुट्ठी में क्या है। अब मुट्ठी में उसने गणना किया, उसको लगा कि यार ऐसा कोई चीज़ है, गोल है और उसमें छेद है। तो उसने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो क्या दिमाग लगाएगा, हो सकता है अंगूठी है, ठीक है। अब ये तो नहीं कहेगा कि पाइप लेकर के आप आए हो, पाइप तो इसमें नहीं आएगी, तो कॉमन सेंस भी की चीज़ है, राइट। तो अगर प्रेडिक्ट करने वाला हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं करता हूँ, मैं कोई क्लेम नहीं करता, लेकिन ऐसे भारत में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बहुत पुरानी एग्जाम्पल है। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में आनंद भवन बनवा रहे थे। उस आनंद भवन में जहाँ कहीं भी वो पाइप लगाते थे पानी निकालने के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं होता था। तो किसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाया गया कि भैया आप बताइए। तो उन्होंने कहा पूरी गणना करने के बाद कि इस जगह पे आप पाइप को नीचे डालिए, पानी बिल्कुल निकलेगा, और वो हुआ। अगर आप चाहें तो आप जा कर के आर्काइव में इसका सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो अगर एस्ट्रोलॉजर में दम है तो वो निकाल सकता है। लेकिन वही बात मैंने फिर कहूँगा कि आज हर गली नुक्कड़ पे एक एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अगर वो एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ, जैसा कि आपने ऑफ द रिकॉर्ड बात किया था कि वो फिर अपना भविष्य क्यों नहीं देखता है, बिल्कुल सही बात। अगर उसको पता है कि मैं दूसरों का भविष्य ठीक करूँगा तो पहले अपना भविष्य ठीक करे। अगर वो अपना नहीं कर सकता है तो दूसरे का भी नहीं करेगा, राइट। तो एस्ट्रोलॉजी वाकई है, प्योर साइंस है। आज हमारे देश बहुत तरक्की कर गया, मौसम विज्ञान ये हो गया, लेकिन आज से हजारों वर्ष पहले जो पंचांग होता था, आज भी पंचांग होता है, उसमें लिखा था कि इस महीने में इस तारीख के आसपास वर्षा होगी, और वर्षा होती थी। और आज भी पंचांगों में ग्रहों को देख करके लिखा जाता है और वो सच हो रहा है। उसको भी छोड़िए, आज हमें साइंस के माध्यम से पता चलता है कि कितने तारीख को ग्रहण लगेगा। आज सूर्य ग्रहण, आज चंद्र ग्रहण। ये तो 100 वर्षों की बात है। 300, 400, 500 वर्ष पहले कहाँ था ये विज्ञान। लेकिन तब भी किसी मतलब ज्योतिषविद ने बताया था कि इतने तारीख को ग्रहण लगेगा, और लगता था। और अगर आप चाहें तो एक किताब लिखी गई थी एक एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, जेल में, उसको जेल में डाल के दिया गया था किसी कारण से। तो उसने कहा चलो क्या करेंगे, तो बैठे बैठे उसने एक किताब लिख दी, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब लगेगा। वो किताब अभी भी अवेलेबल है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और कभी भी किसी को है तो वो देखता है और बता देता है। तो ये क्या है, ये एस्ट्रोलॉजी है।
तो कहने का मतलब चीज़ें हैं, आपको कितना नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा एक सवाल था ये जी, है जी। कि एस्ट्रोलॉजी में हम बेसिकली रिजल्ट की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे को शुगर है, डायबिटिक हूँ मैं, अगर मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगा तो डेफिनेटली उसकी रिपोर्ट के अंदर शुगर आएगी, बिल्कुल। है ना। ऐसे ही जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो उसकी वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट है मतलब जो उसने पहले कुछ कर्म किए थे पिछले जन्म में, उसका जो फल है वो उसने जो इस जन्म में भोगना है, उसकी वो रिपोर्ट है कि भाई तुमने इस जन्म में जो तूने किया था उसकी वजह से तेरी अब ये लाइफ बनी है और ऐसे तेरी ज़िंदगी जिएगी। बिल्कुल। अब जैसे ही शुगर की एक रिपोर्ट होती है उसके बाद डॉक्टर कहता है कि अगर इसको ठीक रखना है तो ये दवाई आप लीजिए और आप नॉर्मल रहेंगे और ये आप परहेज़ कर लीजिए। तो अब मान लीजिए किसी बंदे ने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए, अब उसकी इस बार जो बर्थ हुआ, जन्म हुआ जो उसका, वो एक गरीब परिवार में हो गया। अब उसकी लाइफ के अंदर लिखा है कि इसमें ये समस्या आएंगी, बहुत सारी समस्या आएंगी, क्योंकि उसने पीछे कर्म अच्छे नहीं किए थे। तो इस बार इस जन्म में अगर वो अच्छे कर्म करता है तो क्या वो उसका जो ज्योतिषी या जो प्रोडक्शन की गई है वो चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, मैं 100% आपको कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आपका 20% ही काम करेगा, 80% आपका कर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको प्रेडिक्शन आ गया कि भाई आज तेज बारिश होनी है, मतलब मौसम विभाग का एक अलर्ट भी आ गया कि भैया इस ज़िले में बहुत तेज़ बारिश होनी है। अब आपको पता है बारिश तो होनी है और आपको कहीं जाना भी है, तो प्रिकॉशन के तौर पे आप छाता ले सकते हैं, आप जो रेन कोट होता है वो ले सकते हैं। अगर उससे भी बड़ी बात होने की है तो कहीं पे खड़े हो सकते हैं कि भाई बारिश हो रही है, तो आपको तो दिख रहा है कि बारिश हो रही है, फिर भी अगर आप बारिश में घुसेंगे, आप छाते का उपयोग नहीं करेंगे, रेन कोट का उपयोग नहीं करेंगे, किसी शेल्टर पे जा करके नहीं रुकेंगे, तो बारिश तो आपके माथों पे पड़ेगी पड़ेगी और उसका असर आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और एक और बात, जैसे मैंने कहा कि 20%, जैसे आप बारिश में जाते हैं, छाता कितना बचाएगा आपको? 20%। आप रोड पे चल रहे हैं, बारिश हो रही है, तो आपके माथे का जो एरिया है उसी को छाता बचाएगा, ना कि आपके शरीर को। जो होना है वो तो होना ही होना है। तो सबसे बड़ा है एक्शन। ये जो एस्ट्रोलॉजी था ये आपको एक पाथ दिखाएगा, चलना आप नहीं है। अगर कोई आदमी ये सोच ले कि मैं एस्ट्रोलॉजी के भरोसे सारा काम कर लूँगा, ये तो वही बात हुई कि भैया मैं तो डॉक्टर को दिखा दिया है, अब मुझे कुछ करना है नहीं, हमने टाइम से मेडिसिन लेना नहीं है, हमने एक्सरसाइज नहीं करना है, हमने ऑफिस जाना नहीं है, सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाएगा। तो भाई साहब मिलना नहीं है। इसको आप एक गाइड के तौर पे लीजिए। लेकिन हो क्या रहा है, 99% के केस में लोग क्या रहा है, लोग एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ही दिन पहले मुझे बॉम्बे से एक आदमी ने कॉल किया कि भाई साहब आजकल ना हमारी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, मैं तो हनुमान मंदिर भी जाता हूँ, मैं शिव जी के मंदिर पे दूध भी चढ़ाता हूँ, पूजा पाठ भी कर लिया, माला भी जप लिया, लेकिन मेरे नौकरी नहीं लग रहे हैं, मैं क्या करूँ? मैंने कहा भाई साहब, शिव जी हनुमान जी ये आपको नौकरी नहीं लगाएंगे, ये आपको नौकरी लगाने में मदद करेंगे। मदद का मतलब होता है कि आप वहाँ चलेंगे, आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन का भी जवाब देंगे, तो एक क्वेश्चन के लिए वो इंटरव्यूअर का दिमाग शायद बदल जाए। लेकिन आप 9 के 9 ही गलत दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो शिव जी को जल चढ़ाया, मेरा काम नहीं हुआ, तो ये होने वाला नहीं है। एस्ट्रोलॉजी उसके लिए नहीं बना है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, आप साइंस के तौर पे लें इसे। बिल्कुल। अब हम जैसे एक एग्जाम्पल समझाते हैं कई बार कि मान लीजिए ये गिलास है, ये मग है, इसके अंदर आधा पानी है और इसके अंदर हमने 4-5 नींबू निचोड़ दिए। अब इतना खट्टा हो गया कि इसको हम पिया नहीं जा सकता। तो ये इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि ये शायद हमारे कुंडली है, यानी हमारी कुंडली में इतने दुख लिखे हैं कि हम उसको अब बियर नहीं कर पा रहे। तो अब करना तो है ही है, ज़िंदगी तो बतानी है, ये जो है वो तो मेरा कर्म का फल है, वो तो आएगा ही आएगा। तो इसको ठीक करने के जो तरीके हैं, या तो इसमें पानी नया ऐड ऑन कर लें, भर लें, चीनी डाल दें, थोड़ा नमक डाल दें, ताकि हम इसको पी सकें, नए ही कुछ और कर्म। तो क्या जो पुराने मेरे कर्म हुए हैं, अब इस जन्म में मैं जैसे किसी को भोजन खिला दिया, जैसे कोई गाय को चारा डाल दिया या मछलियों को आटा डाल दिया, ये जो शुभ कर्म, किसी की सेवाएं हो गई, एक जीव जंतु की सेवा होगी, किसी जानवर की सेवा होगी, इससे क्या वो इम्पैक्ट कम हो जाता है? बिल्कुल होता है। अब इसको आप ऐसे समझें,
आप जो देख रहे हैं ना कि मैंने गाय को चारा दे दिया, मछली को दाना दे दिया, एक्चुअल में आपको लग रहा है कि गाय एक अलग है, मछली एक अलग है, लेकिन अगर आप बहुत और आगे जा कर के बात करेंगे तो एक वर्ड आता है अनडुअलिटी, जिसको संस्कृत में बोलते हैं अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है दूसरा कोई है ही नहीं, इस पृथ्वी पे दूसरा कोई नहीं है, सब एक ही है, वो आप ही के रूप में है। आपको लग रहा होगा कि आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, ये अलग हैं, वो अलग हैं, एक्चुअल में हम सबको अगर छोटे रूप में जा कर के देखें तो वो एक एटम है। और एटम जब हम साइंस की बात करते हैं तो वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही है, और उसके आगे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो वगैरह वगैरह। तो जो सूक्ष्म अवस्था में जब जाएंगे तो हम लोग सब एक ही हैं, तो एक्चुअल में वो आपका दूसरा ही रूप है। और एक और बड़ी बात, आपने एक सुना होगा, अंग्रेजी की कहावत है गिव एंड टेक। कभी आपने नहीं सुना होगा टेक एंड गिव, आपने सुना है? गिव एंड टेक, इसका क्या मतलब होता है कि पहले करो फिर तुमको मिलेगा। एक्चुअल में होता क्या है, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े। तो भैया आप ये जो नेचर का सिद्धांत है उसके उलट नहीं चल सकते हैं। नेचर का आप बीज बोएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बीज बनाने के लिए, बीज को उसमें डालने के लिए जो मेहनत करना है, जितने अच्छे से एक किसान मेहनत करता है उसके फल उतने ही अच्छे आते हैं। अब एक किसान घर में बैठ करके आराम कर रहा है और दूसरा खेत में अपना काम कर रहा है, तो रिजल्ट आपको पता है किसका होने वाला है। तो जब आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो बेसिकली किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप अपने लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि नो वन इज डिफरेंट फ्रॉम यू, वी ऑल आर वन। अगर आप मतलब बहुत गहराई की बात है, थोड़ी सी बहुत अंडरस्टैंडिंग की बात है, आम आदमी को नहीं समझ में आता है। तो एक और बात आपने क्वेश्चन किया कि किसी को दुख हो रहा है। अब ये जो दुख हो रहा है ना, तो लोगों को लगता है कि यार ये मुझे क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया। एक्चुअल में दुख जो आपको लग रहा है ना, वो दुख इसलिए है कि आप कुछ और सोच रहे हैं, हो कुछ और रहा है, तो आपको दुख लगता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, ये बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, इनके माइंड में बहुत सारे ख्याल आते होंगे, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। इनको दुनियादारी का नहीं पता है, कुछ गलत रास्ते पे ये जा रहे होंगे अनजाने में। इनको लग रहा है मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, तो इनके माँ बाप इनको कहेंगे नहीं तुम्हें इस रास्ते से नहीं चलना है। इनको लगेंगे इनको समझ नहीं आ रही है, ये तो अपने हिसाब से देख रहे हैं। अब उनको तो वो दुनिया देख चुके हैं, तो वो तो इनको रोकेंगे। अब इनकी बातें जब नहीं हो रही तो इनको तकलीफ हो रहा है, लेकिन इनको क्या पता कि भैया अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो कल को मेरा दिन अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर कोई एक और मैं आपके प्रश्नों के साथ बताता हूँ, किसी आदमी को बुखार लगता है, उसका शरीर गर्म हो जाता है। आपको पता है वो गर्म क्यों होता है शरीर? बुखार हमारे अच्छे के लिए लगता है। हमारे शरीर में जो जर्म्स हो जाते हैं, उस जर्म्स को जलाने के लिए हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वो जो जर्म्स है वो ख़त्म हो जाता है। लोग कहता है यार मुझे क्यों बुखार हुआ? अरे भैया आपके अच्छे के लिए हुआ। बिल्कुल सही बात। इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ, हमसे कोई गलतियाँ होती हैं, हम पार्ट हैं, ईश्वर के पार्ट हैं, और हम ईश्वर ही हैं, लेकिन हम अपने आप को समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो गलतियाँ होंगी, आप गलतियाँ ठीक कीजिए। और बहुत बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। सबसे बात, दुनिया से जाएंगे, तो दुनिया से जाने के ऊपर एक छोटी सी बात बताता हूँ। शंकराचार्य के बारे में आपने सुना है? नहीं, आपने सुना? सुना है। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य 32 साल के एज में दुनिया से चले गए, और उन्होंने इतना काम किया कि आज भी लोग रिसर्च कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद 39 साल कुछ महीने में दुनिया को छोड़ करके चले गए, आज भी दुनिया उनके ऊपर रिसर्च कर रही है। तो उम्र के लिहाज से मत देखिए, आपको जो उम्र मिला उसमें आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, वो देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे ज्योतिष की हमने बात करी कि ये एक साइंस है, इसमें मैथ भी आता है, साइंस भी आती है। जी जी। और ये हमारे कर्मों का जो रिपोर्ट कार्ड है, बेसिकली जो हमने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उस तरीके से ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। कोई भी जो एस्ट्रोलॉजर है उसको पढ़ के बता देगा। इसको चेंज करना है, जैसे हमने एक एग्ज़ाम में फेल हो गए, अब वो एग्ज़ाम में पास करने के लिए दोबारा अपीयर होना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम में दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, तो फिर हम पास हो जाएंगे। क्या दिक्कत है? और कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मान लीजिए हमसे अच्छे कर्म नहीं हुए थे, बुरे कर्म हुए थे पिछले साल, पिछले जन्म में, तो अब उसका रिपोर्ट कार्ड बुरा आया, तो अब थोड़ा ठीक कर लेते हैं दोबारा से। तो अब जो ठीक करने हैं हमने, वो जो ठीक करने हैं, करने से ही काम होगा, जैसे आपने बताया है, और कोई हल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हमें बता सकती है। अगर हम बिल्कुल ही छोड़ दें एस्ट्रोलॉजी को,
कि हमने सुनना ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में क्या होगा, हमने सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, तो डेफिनेटली हम चाहे रिपोर्ट देखें ना देखें, फल तो हमें अच्छा ही मिलेगा। बिल्कुल। चाहे अगर हमने पढ़ लिया है, पूरा हमने एग्ज़ाम दे दिया है और उसके बाद रिजल्ट हमारा अच्छा ही आएगा, उसके हमें टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं। कोई मतलब नहीं है। तो जो यंग बच्चे हैं, अब इस नौजवानों की बात करते हैं। देखिए, जैसे आपने बहुत कुछ देख लिया, मैंने भी बहुत कुछ देख लिया, तो हम एक लेवल पे आ गए, हमें ये चीज़ें समझ आती हैं। बच्चों को हमने अगर गाइड करना है आज की डेट में, तो ये इनको क्या एक ऐसी सुजेशन है कि भाई ये चीज़ फॉलो करो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। तो आपका मुकद्दर जो है ना, जो कहते हैं मैं अपना मुकद्दर खुद बनाता हूँ, तो आप अपना मुकद्दर खुद बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना हो? देखिए, उसके लिए क्या है, एक सिंपल सी बात है। इसके ऊपर भी एक छोटी सी बात है। आज से कुछ साल पहले किसी के घर में, यहाँ चंडीगढ़ में ही गया, तो एक छोटा बच्चा था वहाँ पे, 8वीं क्लास में पढ़ता था। तो उसके दादी जी ने क्वेश्चन किया, मुझे कहा कि आप इसको बताओ कि ये क्या बनेगा और इसको क्या करना चाहिए, भविष्य में क्या करना चाहिए। मैंने कहा भविष्य में नहीं, मैं तो अभी के लिए कह रहा हूँ कि ये 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, तो 8वीं क्लास का जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से पढ़ाई करे। जब ये 9वीं में जाए तो 9वीं का सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाई करे, और अगर यही करता रहा तो इसको जो मिलना चाहिए वो बेस्ट मिलेगा। तो यानी कि हम आज की जो बात है, प्रेजेंट की जो बात है, हमारे हाथ में प्रेजेंट है। बिल्कुल। हमारे पास में न पास्ट है न फ्यूचर है, हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट है। अगर हमने प्रेजेंट को संभाल लिया तो हमारा फ्यूचर अच्छा होना ही है हमें। और एक बड़ी बात, इन बच्चों को भी पता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या अच्छा कर रहा हूँ। हमारा एक थर्ड आई होता है जो हमें अंदर की वो चीज़ें वो, तो वो मुझे गाइड करता है कि भैया तुम ये गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। लेकिन हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। जो हमें एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में मुझे बार बार कहता है कि ऐसा काम मत करो या ये काम करो, तो वो अगर हमने उसको नज़रअंदाज किया तो हमें उसका रिजल्ट मालूम है कि क्या होने वाला है। हर किसी को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट क्या होगा। और मेरा यही क्वेश्चन था कि आज के यूथ को बहुत डाउट होता है कि हम करियर में क्या करेंगे। आप लोग कर चुके हो, हम अभी बिल्डिंग स्टेज पे हैं, तो हम लोगों को बहुत टेंशन होती है, स्पेशली जो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं या कुछ मेजर एग्जाम्स होते हैं, कि इतने साल मेहनत करने के बाद क्या हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे, क्या वो हमारी किस्मत में लिखा है कि नहीं। तो क्या हम अपने करियर से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हेल्प ले सकते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए कि मेहनत करो? और देखो क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि एस्ट्रोलॉजी आपको मदद करेगी, लेकिन वही 20% करेगी, ठीक है। 80% एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि इन्होंने आईएएस बनना ही बनना है, तो क्या आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया और आप कुछ ना करो, सिर्फ पेपर में जा कर के बैठ कर के आ जाओगे तो आईएएस बन जाओगे? नहीं बनोगे। उसमें होना क्या चाहिए, इमोशनल से बात नहीं बनेगी, रैशनल होना चाहिए। 2 थिंग्स होता है, एक इमोशनल होता है, एक रैशनल होता है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को इमोशनली लेते हैं, हमें इसमें इमोशनली नहीं लेना है, हमें रैशनली सोचना है। अभी मान लीजिए किसी को आईएएस बनना है, ठीक है, तो आईएएस मान लीजिए वो पूरा टाइम आईएएस में लगा दिया, अगर नहीं हुआ तो इसलिए क्या करना चाहिए, पहले एक छोटे लेवल का काम कर लो। अगर आपकी आईएएस लेवल की तैयारी है तो छोटे लेवल की जॉब तो यहीं आसानी से मिल जाएगी, तो पहले वहाँ पहुँचो, फिर उसके बाद दूसरा पहुँचो, फिर उसके बाद तीसरा पहुँचो। शेयर मार्केट का आप ग्राफ देखेंगे ना, लोग जो शेयर मार्केट में यूज़ करते हैं, तो वो ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, वो कभी स्ट्रेट नहीं जाता है। ये हमें ये बताता है कि भैया आप सीधे ऊपर मत जाओ, एक जगह पे जाओ, यहाँ पे थोड़ी देर रुको, एक पोजीशन हासिल करो, फिर वहाँ से चढ़ने की कोशिश करो, फिर एक पोजीशन हासिल करो, फिर वहाँ से जाओ और वहाँ पे पहुँच जाओ। अपने बेस को जब तक आप नहीं बनाएंगे आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपका दिल क्या कहता है जी। आप 33 करोड़ देवी देवता पे बिलीव करते हैं, अगर आपको अपने आप में बिलीव नहीं है तो दुनिया में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप में बिलीव करना, आपको विश्वास होना चाहिए। दुनिया कहे कि ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको पता है मैं करूँगा, तो आप करोगे। और दुनिया कह रही है कि यार ये तो कमाल कर देगा, और आपको लगता है यार ये सब तो कह रहे हैं लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो क्या करूँगा, तो आप कुछ नहीं करोगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बिफोर यू बिलीव ऑन गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ। फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ, देन बिलीव ऑन गॉड। आप अपने पे तो विश्वास करो, यू आर 100% गॉड। हम सब भगवान ही हैं। आप बोलो कि भगवान है तो फिर मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। अब सवाल ये क्वेश्चन जो इनका था पिछले एपिसोड में,
तो यहाँ पे आप सबको पता है हवा है, किसको पता नहीं कि यहाँ हवा है? हम सब हवा के उपयोग कर रहे हैं। हवा को किसी ने देखा है? यहाँ लाइट है, किसी कोई लाइट को नहीं देखता है। लाइट जिस पे पड़ती है हम उसको देखते हैं, लाइट को कोई नहीं देखता। लाइट है लेकिन हम लाइट को नहीं देखते हैं। लाइट अंधेरा हो जाएगा तो लाइट चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। मतलब चीज़ पे जब लाइट पड़ती है तब हम उस चीज़ को देखते हैं, लाइट को नहीं देखते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे अंदर वो परमात्मा किसी न किसी रूप में है। हमें अगर बिलीव हो गया, वी कैन चेंज द वर्ल्ड। चुटकी बजा के दुनिया को बदल सकते हैं। आप बिलीव तो करो। और मैं उसका एक एग्जाम्पल हूँ। सर अगर आप कहें तो मैं शेयर करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बीएससी केमिस्ट्री से ऑनर्स किया। कंप्यूटर का मुझे सी अक्षर नहीं आता था, लेकिन एक ऐसा समय आया कि मुझे लगा यार मुझे कंप्यूटर सीखना चाहिए। अब कंप्यूटर सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तब मैंने बिना पैसे का, बिना कंप्यूटर के किताब का शुरू किया। और कंप्यूटर का कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो मुझे नहीं आता है। C++, जावा, ओरेकल, .NET, विजुअल बेसिक, आज के ज़माने में ऐप और दुनिया जहाँ सारा कुछ मैंने खुद से सीखा। और सीखा ही नहीं, एक बहुत बढ़िया टॉप लेवल के कंपनी में एक टॉप लेवल के जॉब तक भी किया। और मेरे पास कंप्यूटर की कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ नॉलेज है। तो कहने का मतलब अगर मैंने ठान लिया तो मैं उसको पहुंचा दिया। और कहते हैं ना, एक गाना भी है, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो ठान के तो देखिए। तो आजकल के बच्चों को सिर्फ एक गोल सेट करना चाहिए। गोल का मतलब ये नहीं कि हम लिख तो दिए कि भाई मैं तो जहाज़ खरीदूंगा, लेकिन कब वो पता ही नहीं है, कैसे वो पता ही नहीं है, तो वो गोल नहीं है। गोल वो होता है जिसमें एक डेडलाइन हो, जिसमें एक तरीका हो, और आप उस पर चलते रहिए, आप पहुंच जाएंगे। अगर नहीं भी पहुंचेंगे वहाँ पे, तब भी आपके पास बहुत ज्ञान होगा दुनिया को दिखाने के लिए। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए, आज के एपिसोड में काफ़ी बातें हुई और उम्मीद करते हैं कि अगली बार फिर हम हो सकता है कैलाश जी के साथ बैठें या मेहर के साथ बैठें या किसी और गेस्ट के साथ बैठें। लेकिन जैसे हमारे चैनल का नाम है सबकी बात, तो हम सब की बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम पॉलिटिक्स की बात भी कर सकते हैं, एनवायरनमेंट की बात कर सकते हैं, और समाज में जो बुराइयां हैं उसकी बात कर सकते हैं, उसको ठीक कैसे करना है उसकी बात कर सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों पे अगर आपको लगता है कि आप इस सीट पे आके बैठ सकते हैं, तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। हम आपको बात करके इनवाइट करेंगे और फिर आप आके यहाँ पे अपने जो भाव हैं, विचार हैं, जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं, जैसे आज कैलाश जी ने किया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में फिर से। धन्यवाद। थैंक यू।